सर, फाइनेंशियल की दुनिया में इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही हलचल रही है और इस समय थोड़ा हम लोग ज़्यादा इसलिए विचलित हैं कि थोड़े समय पहले हिंदुस्तान में हाइडेनबर्ग रिपोर्ट को लेके हंगामा हुआ और भारत सरकार पे कई तरह के इन्होंने कहा कि साहब मार्केट कोलैप्स हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में मैं सभी दर्शकों को, अपने श्रोताओं को एक बात कहना चाहता हूं। भारत में पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स की जब बात आती है, चाहे आप कुछ भी एलिगेशन लगाएं, एजम्पशन करें, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में आपके साथ ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम को आज दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंट्री इन द वर्ल्ड। जी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि दर्शक इस बात को भरोसा रखें, क्योंकि मैं खुद फाइनेंशियल कंपनीज के बोर्ड पे रहा हूं, उनकी टेक्निकल कमेटीज का चेयरमैन रहा हूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे रहा हूं, कमोडिटी एक्सचेंजेस के बोर्ड पे रहा हूं, सेबी के एडवाइजरी पैनल पे रहा हूं। तो इन सब में आरबीआई और फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेशंस किस तरह से हिंदुस्तान ने बनाए हैं, इनकी मैं शायद बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे दर्शक, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि आप र्यूमर पे ना जाएं। हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम्स को आज दुनिया फॉलो करना चाहती है, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे स्टॉक मार्केट के सॉफ्टवेयर्स हो, चाहे हमारे सेबी के रेगुलेटरी सिस्टम हो या आरबीआई के रेगुलेटरी सिस्टम। ये बात हमें गर्व से कहनी चाहिए। जो लोग सिस्टम समझते नहीं हैं, जिनको लगता है कि जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, वही सबसे अच्छा है, तो ये हिस्ट्री है, इतिहास हो गया है। भारत आज दुनिया के सबसे अच्छे मैनेज्ड फाइनेंशियल सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो ये तसल्ली आप सबको होनी चाहिए। मेरा निवेदन है आपसे कि किसी भी तरह की र्यूमर पे ना जाए। अब बात करते हैं हम सर, जिसका मुद्दा आज हमने उठाया है कि अमेरिका में क्यों हुआ और किस लिए हुआ। देखिए, अमेरिकन मार्केट को आपको समझना होगा। अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो बेसिकली वहां पे लिवरेज पे चलती है। लिवरेज का मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 रुपए है तो आप 5 रुपए उधार ले सकते हैं, और ऐसे ही वहां की इकोनॉमी चलती है, वो पूरी जिंदगी उधार की निकालते हैं। कुछ समय पहले, कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं। कुछ समय पहले मैं यूके में था और दिनों क्रिसमस का टाइम था, तो लंदन में अपने होटल में बैठ के मैं टीवी देख रहा था कि यहाँ पे क्या चर्चा होती है, क्योंकि टाइम जोन का फर्क है, काम खत्म करके आ गए, नींद नहीं आ रही थी तो टीवी देख रहे थे। वहां टीवी चैनल्स पे ये डिस्कस हो रहा था, लोगों को ये सिखाया जा रहा था कि बचत क्यों करनी चाहिए। पहली बात, आपको अगर आपकी तनख्वाह $5,000 है या £5,000 है तो आपको क्यों बचत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों होनी चाहिए। मतलब बेसिक पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट पे वर्चुअली हर टीवी चैनल चर्चा कर रहा था। और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति ये थी कि 2-3 आंकड़े जो उन्होंने बताए कि अगर कोई ग्रेजुएट निकलता है लंदन से बाहर, अब आंकड़े बदल गए होंगे, मैं उस समय की बात बता रहा हूं, उसके ऊपर ऑन एन एवरेज £18,000 का लोन होता है। मतलब आप अपनी एजुकेशन उधार में करते हैं, सारा रहना खाना उधार में करते हैं, क्योंकि वहां पे फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। आप सबको पता होगा कि बच्चा जब कॉलेज में चला जाता है तो इट्स लाइक ए फ्री बर्ड, वो अपनी जिंदगी खुद उसको बनानी है। उसके बाद माँ बाप बहुत ज्यादा जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। वहां पे फैमिली कॉन्सेप्ट वीक होता जा रहा है और बच्चों को लोन लेके गुजारा करना पड़ता है। इसी तरह से कंपनियां चलती हैं। इसी तरह से जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उनको भी नहीं पता है कि क्रेडिट कार्ड में उन्होंने कितना पैसा खर्च दिया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, और लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि
उधार की जिंदगी ना जिए, क्योंकि जिन लोगों ने पिछले क्रिसमस पे शॉपिंग की थी क्रेडिट कार्ड से, इस क्रिसमस तक पिछले क्रिसमस का उधार नहीं चुका पाए बैंकों का, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा है। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप ये कैसे चुकाओगे, तो उनका सब पता नहीं। तो इस बार काहे को शॉपिंग करी, देखा कि थैले भरे हुए हैं, ट्रॉली भरी हुई है, फिर क्यों शॉपिंग करी जब पैसे नहीं थे। इट्स अ क्रिसमस टाइम, मतलब मस्ती कम नहीं होगी चाहे घर बिक जाए। तो ये वहां का कल्चर है। थोड़े दिन पहले भारत में भी आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो मुझे चौंकाई, वो ये था कि भारत में भी जो क्रेडिट कार्ड है उसमें डिफॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का पर्पज, ये सब इंफॉर्मेशन देने का पर्पज ये है कि जो हमारे पुराने सामाजिक कार्रवाई थी कि अगर जेब में पैसा नहीं है तो मत खर्चिए, उधार की जिंदगी मत जिए, तो मुझे लगता है वो एक बहुत सेंसिबल पॉलिसी थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम फ्री के पैसे से, जो अपना नहीं है, क्रेडिट कार्ड में अपना पैसा नहीं है, फ्री तो नहीं कहूंगा, आपका पैसा नहीं है, किसी और के पैसे से हम वो चीज खरीद रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, इसलिए खरीद रहे हैं कि ताकि हम शो ऑफ कर सकें, उसके आगे शो ऑफ कर सकें जिसको हम जानते नहीं हैं। पार्टी में जाना, फंक्शंस में जाना, नए कपड़े, नए जूते, नए मोबाइल, नई घड़ियां दिखाना, शो ऑफ करना। तो मतलब आप उस दूसरे के पैसे से वो खरीद रहे हो जो जरूरत नहीं है, उसके लिए खरीद रहे हो जो आपको जानता नहीं है, लेकिन लायबिलिटी आपने अपने ऊपर क्रिएट कर ली। ये कौन सी जिंदगी है? तो दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप सोचें इसके बारे में, अपने बच्चों से भी बात करें कि इससे बचें। अब रही बात की जो क्राइसिस हुआ बैंक अमेरिका में बैंक को लेके, सर ये जो बैंक है ये वो बैंक है जो अमेरिका की करीब आधी से ज्यादा जो वहां पे स्टार्टअप्स है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, चाहे आईटी में या बायोलॉजिकल साइंसेज में या लाइफ साइंसेज जिनको हम बोलते हैं, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल टाइप जो स्टार्टअप वेंचर्स हैं, करीब उनके आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो इस बैंक के ऊपर निर्भर हैं फाइनेंसिंग और बैंकिंग सिस्टम को लेके। और ये बैंक बहुत पुराना नहीं है, 1983 का बैंक है, कोई बहुत पुरानी इतिहास नहीं है इस बैंक का। लेकिन क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी फोकस किया, 2019 के समय जब पूरी दुनिया में क्राइसिस था, तब इस बैंक की वैल्यूएशन थी करीब $70 बिलियन, और अभी इस बैंक की वैल्यूएशन मार्च में हो गई थी करीब $220 बिलियन। तो जो हाइडेनबर्ग की जो कहानी थी वो एक्चुअली इस बैंक की कहानी है। हम लोग तो अडानी अडानी करते रहे, लेकिन ये भूल गए कि अमेरिका में ऐसे बहुत हैं। जैसे ये एक बैंक भी है, हाइडेनबर्ग को ये नहीं दिखा, उसको अडानी दिखा, क्योंकि उसको हिंदुस्तान को बदनाम करना था। अगर हाइडेनबर्ग ने सिलिकॉन वैली बैंक को कहा होता कि भाई तुम मरने के कगार पे हो, तो शायद अमेरिका का भला हो जाता। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो समझनी होगी। और हुआ क्या कि जब इस बैंक में डिपॉजिट्स आए, क्योंकि बैंक में जब पैसा लोगों ने रखा, स्टार्टअप्स ने रखा, हाई नेट इन्वेस्टर्स ने रखा, टेक्नोलॉजी फर्म्स ने रखा, मान लीजिए मैंने आईपीओ लेके आया या मुझे वेंचर कैपिटल का $1 बिलियन मिला, तो मैं उसको घर में थोड़ी रखूंगा, मैं किसी बैंक में रखूंगा। तो मैंने सारे पैसे इस बैंक में रखे, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ ट्रांजैक्शन करता रहा आज तक। इस बैंक ने क्या किया, जो डिपॉजिट मेरे पास आया, कोई भी बैंक अपने पास डिपॉजिट रखता नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो वर्चुअली 0% पे था कि भाई सस्ता है, अब डिप्रेशन ना हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, ये उम्मीद थी उनकी कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो कम से कम मनी डिवैल्यू नहीं हो, तो उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, 40 साल के ऊपर अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गया इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पे बैंकों ने, और खासकर फेडरल बैंक ने, जैसे हमारे आरबीआई है, उन्होंने सॉरी उन्होंने वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, तो जो बॉन्ड इन्होंने खरीदे थे, वहां प्रॉब्लम ये शुरू हो गई मार्क टू मार्केट को लेके।
और दूसरी तरफ जब लोगों को इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जो बाकी जगह से वेंचर कैपिटल फंड मिलता था इन्वेस्टमेंट के लिए और जो एचएनआईज पैसा दे सकते थे, उन सब ने हाथ खींच लिए। उन्होंने कहा हमारे पास सरप्लस पैसा नहीं है, हम भी सेफ फंड में लगा देंगे। और जो लिक्विडिटी थी स्टार्टअप्स के पास वो उनको मिली नहीं। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड लिया, सेकंड राउंड लिया, आपको मैंने प्रॉमिस किया कि थर्ड राउंड में आपको मार्च के बाद दे दूंगा, नए फाइनेंशियल ईयर में दे दूंगा। अचानक आपने हाथ खींच लिया कि भाई विजय जी अब तो और पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। लेकिन जो मैंने स्टाफ रखा हुआ है, खर्चे रखे हुए हैं, उनका क्या होगा? तो उस स्थिति में यह हुआ कि जो स्टार्टअप्स थे, जो इन्होंने बैंक में पैसा रखा हुआ था, वो निकालना शुरू किया। जब इन्होंने बैंकों से पैसा, बैंक ने खासकर सिलिकॉन वैली बैंक से जब पैसा निकालना शुरू किया तो समस्या ये होगी कि बैंक में इतना कैश तो है नहीं, कोई भी बैंक कैश पे तो बैठेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा। इन्होंने बॉन्ड ले लिए थे, तो जब इनके पास कैश नहीं था और लोग कैश लेने आए तो इनके पास जो एसेट्स थे, अब मार्केट प्राइस तो कोई दे नहीं रहा, क्योंकि अब आप बाजार का उसूल क्या है सर, जब आप बेचने जाते हैं तो आपको रेट कम मिलता है, जब आप खरीदने जाते हैं तो रेट ऊपर मिलता है, क्योंकि बार्गेनिंग होती है बाजार में। तो जब बैंक की मजबूरी ये थी कि इनको तुरंत पैसा चाहिए था, तो इन्होंने अपने एसेट्स बेचने शुरू किए। जब इन्होंने अपने एसेट्स बेचने शुरू किए तो वो डिस्काउंटेड प्राइस में घाटे में बेचे। जब ये खबर बाजार को लगी तो पैनिक हो गया कि इसका मतलब लोगों ने कहा यार इनके पास तो पैसे है ही नहीं, कहीं हम ना डूब जाए। तो और लोग गए बैंक से पैसे निकालने। तो बैंक के ऊपर, जिसको एक कहावत है या जो एक कहा जाता है बैंकों में, जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, रन ऑन द बैंक, दिवालिया घोषित होना, कि आज बैंक आपके पैसे वापस नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा आपको। तो जब पैसे दे नहीं पा रहा तो मतलब बैंक दिवालिया हो गया। तो स्थिति ये आई कि आप जब इस बैंक का दिवालियापन निकल गया तो जो बाकी बचे हुए लोग थे वो भी दौड़े कि मैं तो निकाल लूं, मैं ना फंस जाऊं। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट, चेन रिएक्शन शुरू हो गई। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि बैंक के शेयर 60% क्रैश हो गए। तो स्टॉक मार्केट में जो वैल्यूएशन थी वो खत्म हो गई, जो इन्होंने बॉन्ड खरीदे हुए थे वो खत्म हो गए, जो इनके पास डिपॉजिट था वो खत्म हो गया। अब सर्वाइवल के लिए इनको और पैसा चाहिए था तो मिल नहीं रहा था। तो इस क्राइसिस को देखते हुए इमीडिएटली जब ये क्राइसिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फेडरल बैंक ने, वहां के इन्वेस्टिगेटर्स और वहां की रेगुलेटर्स ने बैंक को टेक्निकली अपने कब्जे में ले लिया और ये कहा कि अब हम चलाएंगे, क्योंकि उनका टेंशन ये था कि चलो शेयर होल्डर का पैसा डूबा कोई बात नहीं, लेकिन जिसने, इन्वेस्टर ने, मान लीजिए आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, कंज्यूमर हैं, आपने अपने कमाई का पैसा डाल दिया, सैलरी डाल दी, अब वो भी डूब जाए तो बड़ी भयंकर क्राइसिस है। तो उसको बचाने के लिए, डिपॉजिटर्स के पैसे को बचाने के लिए फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको इंटरवीन करेंगे। और डिपॉजिटर्स के लिए सरकार ने कहा कि हम एश्योर करते हैं कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो यह स्थिति हुई है सर इस बैंक के साथ।